हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बाधा पर विजय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 बाधा पर विजय। पाठशाला में मध्यावकाश मतलब इंटरवल या रिसेस जो अपनी होती है, उस इंटरवल के समय को चुना गया। कुछ विद्यार्थी अपना अपना खाना लेकर बाहर पेड़ों के नीचे बैठे थे और कुछ अपनी कक्षा में ही बैठकर भोजन कर रहे थे। रोज की तरह कक्षा में शोर भी न था। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी हैरानी मौजूद थी। मोहन और राकेश की बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब यहाँ पर दो बच्चों की बातचीत है जो हम पढ़ेंगे। राकेश: अध्यापिका जी किसी से कह रही थी कि कल से हमारी कक्षा में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो देख नहीं सकता है। अब जो अध्यापक है कक्षा की, उन्होंने एक बात बताई कि कल से ऐसा बच्चा पढ़ेगा जो देख ही नहीं सकता है। मोहन कहता है, देख नहीं सकता तो क्या क्या कहते हो? वह यहाँ क्या करेगा? जब वो देख ही नहीं पाएगा तो वहां पर पढ़ेगा कैसे? दूसरे बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई जानने की। राकेश बोला, यही तो मैं सोच रहा हूँ, वह आंखों के बिना कैसे पढ़ पाएगा? लो, अब मध्यावकाश समाप्ति यानी खत्म होने की घंटी बज जाती है। अध्यापिका जी आती ही होंगी, उन्हीं से सब पूछेंगे। राकेश ये बात कह देता है। अब इतने में ही अध्यापिका यानी उसकी जो क्लास में टीचर आनी थी, वो आ गई और सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका एक साथ अभिवादन करने लगते। मोहन और राकेश अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए और तुरंत उस लड़के में के बारे में वो लोग पूछने लगे। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, तो वो अपनी उस इच्छा को जानने की इच्छा को रोक ही नहीं पाए और उन्होंने तुरंत ही अपनी अध्यापिका से, शिक्षिका से उस बच्चे के बारे में पूछ लिया। अध्यापिका जी बोली, हाँ, तुम लोगों ने सही सुना है। सुरेंद्र कल से हमारी तुम्हारी कक्षा में और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? सुरेंद्र बिल्कुल तुम जैसा ही है, लेकिन बस वो देख नहीं सकता है। जानते हो, वह पिछली वर्ष यानी पिछले साल अपनी कक्षा में प्रथम यानी फर्स्ट आया था। अब राकेश कहता है, अध्यापिका जी, जब सुरेंद्र को दिखाई नहीं देता तो वो पढ़ता कैसे है? अध्यापिका कहती हैं, सुरेंद्र और उस जैसे दृष्टिहीन जिनकी आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता, वे बच्चे एक विशेष लिपि के द्वारा पढ़ते लिखते हैं। उनके लिए एक अलग लिपि बनाई गई है जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। जो आंखों से अंधे होते हैं, उन्हें ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया और शिक्षित किया जाता है। मोहन कहता है, परंतु अध्यापिका जी, आंखों के बिना ब्रेल लिपि से कैसे पढ़ा जाता है? अध्यापिका बताती हैं, यह एक विशेष उपकरण से मोटे कागज पर अक्षरों को उभारा जाता है। अक्षर इसमें ऊपर उभरे हुए होते हैं, जिन्हें उंगली से छूकर पढ़ा जाता है कि यह क्या लिखा गया है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, जिनको कई तरह से मिलाकर अक्षर उभारे जाते हैं। यानी अक्षर इस तरीके से उभर जाते हैं कि हाथ को जब हम उससे छुएंगे तो वो हमें उभरे हुए महसूस होंगे। संसार की कोई भी भाषा इस लिपि में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज इसकी सहायता से दृष्टिहीन यानी जो देख नहीं सकते वो व्यक्ति भी ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी आश्चर्यचकित होकर यह सब सुन रहे थे। इतने में रेनू बोल उठी, इस लिपि को बनाया किसने था? अब बच्चों के मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर इसको बनाया किसने?
अध्यापिका जी ने बताया, इसके आविष्कारक थे फ्रांस के लुई ब्रेल। फ्रांस के लुई ब्रेल द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। उनका जन्म पेरिस के निकट एक कस्बे में 4 जनवरी सन 1809 को हुआ था। 2-3 वर्ष की आयु में एक नुकीली औजार एक नुकीले औजार के आंख में लग जाने से उनकी दृष्टि जाती रही, यानी वे भी अंधे हो गए थे। लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह ज्ञान का प्राप्त करने में वे लगे ही रहे। अपने 20 वर्ष के, यानी उन्हें 20 वर्ष का समय लगा। 20 वर्ष के परिश्रम यानी मेहनत और लगन से उन्होंने इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। यानी ये कहा जा सकता है कि ब्रेल लिपि के आविष्कार में लुई को 20 वर्ष का समय लगा था। उन्हीं के नाम पर इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। इस लिपि का आविष्कार कर लुई ने दृष्टिहीन व्यक्तियों को बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि इस ब्रेल लिपि के वजह से ही वे इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ऊंची-ऊंची कक्षाओं में पढ़ाई, ऊंची-ऊंची मंजिलों को वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि ब्रेल लिपि नहीं होती तो वो पढ़ लिख नहीं पाते। इसीलिए उनका बहुत बड़ा उपकार है यह दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए। उनके अंधकारमय जीवन में प्रकाश की किरणें बिखेर दी है। किसने? लुई ने। राकेश इस पर कहता है, अध्यापिका जी, आपको तो शायद ब्रेल लिपि आती न होगी, आप सुरेंद्र को फिर कैसे पढ़ाएंगे? उसके गृह कार्य को किस प्रकार आप जांच करेंगे? और फिर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को आप कैसे चेक करेंगे? मोहन कहता है, और फिर वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे जाएगा? अध्यापिका बोली, सुरेंद्र बहुत परिश्रमी यानी मेहनती बच्चा है। वह तो अपना गृह कार्य किसी से लिखवा कर भी मुझे दिखा सकता है, पर वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। वह आजकल बहुत लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है। अब वो बच्चा क्या सीख रहा है? टाइपिंग करना भी सीख रहा है, ताकि वह हमारी लिपि में ही गृह कार्य यानी होमवर्क कर सके, परीक्षा भी दे सके। रही आने की बात, एक बार तुम उसे कक्षा तथा पुस्तकालय आदि के मार्ग से परिचित, यानी एक बार तुम अगर उसे दिखा दोगे तो फिर वह अपनी सफेद छड़ी की मदद से स्वयं ही खुद ही सारे रास्तों को वो ढूंढ लेगा। जब भगवान किसी को एक तरह से परेशान करता है तो दूसरी उसकी जो शक्ति है उसको वो बहुत ज्यादा उबार देता है। जैसे अगर कोई जन्म से ही अंधा होता है, दृष्टिहीन व्यक्ति है, तो भगवान ने उसके अंदर कुछ ना कुछ खूबी ऐसी दी होती है जो हम लोगों से ज्यादा होती है। उसकी इंद्रियां हमसे ज्यादा दूसरे क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। रेणु कहती है, सफेद छड़ी ही क्यों? अध्यापिका कहती है, सफेद छड़ी दृष्टिहीन व्यक्तियों की पहचान है। इस छड़ी को देखकर दूसरे लोग दृष्टिहीन व्यक्ति को रास्ता दे देते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें गंतव्य तक भी वे लोग पहुंचा देते हैं। राकेश कहता है, क्या सुरेंद्र अपनी जीविका स्वयं चला सकेगा? अध्यापिका कहती हैं, सुरेंद्र और उस जैसे बहुत अन्य दृष्टिहीन व्यक्ति हमारी ही तरह शिक्षा प्राप्त करके अपनी जीविका स्वयं कमाते हैं। ये मशीनों पर बड़ी कुशलता से काम करते हैं। इसके अलावा ये शिक्षक, वकील, पत्रकार और संगीतज्ञ आदि भी हो सकते हैं। ये लोग इन पेशों में भी जा सकते हैं, संगीतज्ञ बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं तथा वकील भी ये लोग बन सकते हैं। आजकल कई दृष्टिहीन व्यक्ति उच्च प्रशासनिक पदों पर भी काम कर रहे हैं। दृष्टिहीन व्यक्ति भी समाज के उपयोगी अंग बन सकते हैं। इस पर सलमा नाम की बच्ची कहती है, अध्यापिका जी, तब तो वे हमारे जैसे ही है। अध्यापिका कहती है, बिल्कुल सही। हमें उन्हें अपने से अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके साथ
सच्चे मित्र जैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ हमें किसी भी तरीके का भेदभाव या धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि कक्षा के सभी विद्यार्थी पढ़ने लिखने में सुरेंद्र की सहायता मदद करेंगे। क्यों मोहन, कुछ और पूछना है तुम्हें? मोहन कहता है, अध्यापिका जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सभी दृष्टिहीन बच्चे सुरेंद्र की तरह हमारे विद्यालय में ही पढ़ते हैं? अध्यापिका कहती है, नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। इनके लिए अलग विद्यालय भी खोले गए हैं। हमारे देश में लगभग 250 ऐसे विद्यालय हैं जहां इनके रहने की भी व्यवस्था होती है। ब्लाइंड स्कूल जो होते हैं, दृष्टिहीन बच्चों के लिए जो स्कूल है, उन्हें ब्लाइंड स्कूल कहा जाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड बच्चे ही पढ़ते हैं। इनमें पढ़ने लिखने, खेलकूद के साथ साथ दृष्टिहीन व्यक्तियों को जीविकोपार्जन के लिए काम धंधे भी सिखाए जाते हैं। अपने जीवन को चलाने के लिए काम धंधे सिखाते हैं। ये बहुत से खेलों में भाग ले सकते हैं, जैसे कि कबड्डी, रस्साकसी, तैराकी, दौड़ आदि। इन खेलों में ये लोग भाग ले सकते हैं। खेलों के अतिरिक्त ये स्काउटिंग तथा भ्रमण में भी रुचि लेते हैं। कई दृष्टिहीन व्यक्ति महान संगीतज्ञ भी हुए हैं। सुरजीत कहता है, अध्यापिका जी, आंखें खराब क्यों हो जाती हैं? लोग अंधे आखिर क्यों हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? इसकी क्या वजह है? अध्यापिका जी बताती हैं, अधिकतर बच्चे भोजन में विटामिन ए की कमी होने के कारण अंधे हो जाते हैं। विटामिन ए की वजह से आंखों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चे दुर्घटनाओं के कारण भी दृष्टि से वंचित हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने भोजन में फल और हरी सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। फल और सब्जी हमें प्रचुर मात्रा में ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए। साथ ही गुल्ली डंडा, पटाखों से अपनी आंखों की विशेष सुरक्षा हमें करनी चाहिए। कई बार पटाखों की वजह से भी लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। कभी-कभी गंदगी से भी आंखें खराब हो जाती हैं। गंदे तौलिया या गंदे रुमाल से कभी भी आंखें हमें नहीं पोंछनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखने से आंखें ठीक रह सकती हैं। घंटी बज गई। आज तो सारा समय इसी चर्चा में ही निकल गया और उस अध्यापिका का पीरियड समाप्त हो जाता है। यह पाठ अखिल भारतीय अंध महासंघ से सौजन्य से लिखा गया है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दृष्टिहीन व्यक्तियों के साथ में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस सीख के साथ में हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।